नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, उत्तर प्रदेश, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण की श्रृंखला में आज जो हमारा विषय है वो है सतत विकास। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास, जिसे अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी के इस शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अनेक पर्याय प्रचलित हैं। जैसे सतत विकास, संधित विकास, पोषणीय विकास अथवा विनाश रहित विकास। सतत विकास को देखा जाए तो कई उपनामों से हम सभी लोग बुलाते हैं, लेकिन सभी का अंग्रेजी में तात्पर्य एक ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सामान्य अर्थों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सामान्य अर्थों में इसे सतत विकास के नाम से संबोधित किया जाता है। साथ ही साथ सतत विकास के साथ ही साथ विकास, पोषणीय विकास, विनाश रहित विकास, किंतु इस सभी का आशय जो है विकास की उस प्रकृति से है जो प्रकृति से सामंजस्य रखता हो। इस सभी का संबंध विकास की उस प्रकृति से है जो प्रकृति से सामंजस्य रखता हो, न कि उसके विनाश का कारण बने। इन सभी के अर्थों को देखा जाए तो सभी का काम विकास की उस प्रकृति से है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य रखता हो, न कि उसको विनाश का कारण बने। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव अपने उद्भव काल से ही, प्रारंभिक काल से करता आया है। जो मानव अपने उद्भव के प्रारंभिक काल से करता आया है सतत विकास, और उसी के परिणाम स्वरूप आज प्रगति के उच्च शिखर पर मानव है। यानी मानव अपने उद्भव काल के प्रारंभिक
अवस्था से ही निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहा है और आज विकास के शिखर पर पहुंच गया है। मानो इस विकास की प्रक्रिया ने जहां मानव को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है, इस सतत विकास या विकास की प्रक्रिया ने मानव को जहां एक और अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, तो वहीं पर्यावरण का निरंतर शोषण कर उसे हानि पहुंचाई है। मानव निरंतर पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करता आ रहा है। उन संसाधनों के उपयोग से अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्या मानव सहित अन्य प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियों पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन मानव का स्वभाव, मानव की प्रकृति निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। तो जहां वह विकास की ओर अग्रसर होने पर नई नई बुलंदियों को छू रहा है, साथ ही साथ वह पर्यावरण के विभिन्न घटकों को नुकसान पहुंचा रहा है, विभिन्न घटकों को नुकसान पहुंचा रहा है। मानव ने नगरीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, खेतों में अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग आदि से न केवल जल, स्थल एवं वायु को प्रदूषित किया है, बल्कि अनेक जीवों और वनस्पतियों के अस्तित्व को भी समाप्त कर दिया है। अनेक प्रकार के जीवों और वनस्पतियों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया है और अनेक को संकटग्रस्त और कई को संकटग्रस्त की श्रेणी में लाकर मानव ने खड़ा कर दिया है। अपने तीव्रतम विकास के कारण, संसाधनों का अनुचित दोहन के कारण, पर्यावरण के घटकों को, पर्यावरण के कारकों को इतना प्रभावित कर डाला है कि उसका प्रभाव अनेक प्रकार से मानव सहित वन जीव, अनेक प्रकार के जीव और वनस्पतियों पर पड़ रहा है। यही नहीं, आज मानव को अपने स्वयं के अस्तित्व पर भी, आज मानव अपने स्वयं के अस्तित्व पर भी
संकट नजर आ रहा है। मानव के स्वयं के अस्तित्व पर भी आज संकट नजर आ रहा है। प्रगति अथवा विकास, प्रगति अथवा विकास के साथ साथ आज वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं, प्रगति और विकास के साथ साथ आज वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षरण, हरित गृह प्रभाव, जैव विविधता का संकट, मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन आदि दिन प्रतिदिन भयावह स्थिति का स्वरूप लेती जा रही है। राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर भी अनेक पारिस्थितिक आवश्यकता है। पारिस्थितिक परिवर्तन यह सोचने को बाध्य कर रहे हैं, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक पारिस्थितिक परिवर्तन यह सोचने को बाध्य कर रहे हैं मानव को कि विकास को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। मानव को यह सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आज इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की संकल्पना से ही मूर्त रूप ले सकता है, कि संकल्पना से ही मूर्त रूप ले सकता है। सतत विकास की संकल्पना से, सतत विकास की संकल्पना से आज विश्व के सभी देश सहमत हैं। सतत विकास की जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, उससे देखा जाए तो आज संसार के लगभग सभी देश सहमत हैं और इस दिशा में सक्रिय कदम भी उठा रहे हैं। अतः सतत विकास का समुचित विवेचन आज के युग की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सतत विकास का समुचित विवेचन वर्तमान युग की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सतत विकास की संकल्पना, सतत विकास की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की वर्तमान संकल्पना से पूर्व ही, सतत विकास की वर्तमान संकल्पना से पूर्व ही अनेक प्राचीन सभ्यताओं ने
प्रकृति और पर्यावरण, यानी सतत विकास की संकल्पना से पूर्व ही अनेक प्राचीन सभ्यताओं ने प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के विचार मिलते हैं। पर्यावरण के अनेक तत्वों, पर्यावरण के तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, वनस्पति तथा अनेक जीवों को ईश्वर की श्रेणी में रखना, पर्यावरण के अनेक तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, वनस्पति और अनेक जीवों को ईश्वर की श्रेणी में रखा तथा उसकी पूजा करना, उनको हानि होने से बचाना भारत की प्राचीन धार्मिक परंपरा रही है। यानी भारत की अगर प्राचीन परंपराओं को देखें तो पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण घटक हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वनस्पति, जीव जंतु, इनको ईश्वर की श्रेणी में रखा गया और उनकी पूजा की जाती है। यद्यपि उस काल में जनसंख्या वृद्धि, यद्यपि उस काल में जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने जैसी समस्याएं नहीं थी। उस काल में पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली समस्याएं नहीं थी, किंतु तब इन्हें उच्च स्थान पर उनका संरक्षण करना, किंतु इन्हें उच्च स्थान देकर उनका संरक्षण करना वर्तमान से भी दिशा निर्देशित करता है। वास्तव में औद्योगिक क्रांति के पश्चात, वास्तव में औद्योगिक क्रांति के पश्चात प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से शोषण होने लगा। औद्योगिक क्रांति के पश्चात प्राकृतिक संसाधन का तीव्र गति से शोषण होने लगा। संसाधन से तात्पर्य होता है जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। पृथ्वी पर उपलब्ध वे समस्त प्रकार के तत्व पदार्थ जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनको हम संसाधन कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के पश्चात प्राकृतिक संसाधनों का शोषण जो है तीव्र गति से होने लगा और परिवहन क्रांति, नगरीकरण तथा व्यापारीकरण में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण परिवहन क्रांति, नगरीकरण और व्यापारीकरण में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण इस ओर सभी लोगों का ध्यान जाने लगा कि अनियंत्रित विकास पर्यावरण व मानव के बीच संतुलन
अनियंत्रित विकास से पर्यावरण और मानव के बीच जो संतुलन था, संबंध था, वो विकृत होने लगा है। वो संतुलन विकृत होने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की पर्यावरणीय आपदाओं या प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के साथ साथ भविष्य में मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रमुख सलाहकार अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रमुख सलाहकार ग्रिफोर्ड पिंचार्ट ने 1910 में संसाधनों के उचित संरक्षण और उनका उपयोग इस प्रकार करने का प्रतिवेदन किया जिससे उनका उपयोग भविष्य में भी संभव हो सके। 1910 में उन्होंने इस तरह नियोजित रूप में संसाधनों का उपयोग करने के लिए आग्रह किया, जिससे हम अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा करें उस समय की, साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि इन्हीं संसाधनों के माध्यम से हमारी भविष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होनी है। संसाधनों का संरक्षण भी सतत विकास का ही एक स्वरूप है। संसाधनों का संरक्षण भी सतत विकास का एक स्वरूप है, जिसके द्वारा पर्यावरण संतुलन को नियमित किया जा सकता है। यानी जो संसाधन संरक्षण की बात आई, वो भी सतत विकास का ही एक रूप है, जिसके द्वारा पर्यावरण संतुलन को नियमित किया जा सकता है। वास्तविक रूप में पर्यावरण एवं विकास को एक प्रमुख मुद्दा स्वीकार करने की पहल 1960 और 70 के दशक में प्रारंभ हुई। पर्यावरण एवं विकास को एक प्रमुख मुद्दा, पर्यावरण और विकास को एक प्रमुख मुद्दा स्वीकार करने की पहल 1960 से 70 के दशक में प्रारंभ हुई। इसमें यूनेस्को के प्रथम निर्देशक जूलियन हक्सले की प्रमुख भूमिका रही। यानी 1960 और 70 के दशक में पर्यावरण और विकास का मुद्दा जो है स्वीकार किया गया। इसमें यूनेस्को के प्रथम निर्देशक जूलियन हक्सले की प्रमुख भूमिका रही।
इसी समय कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, इसी समय कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे केयरलेस टेक्नोलॉजी, फ्रेवर और मिल्टन की 1973 में, फ्रेवर और मिल्टन ने 1973 में अपनी पुस्तक द केयरलेस टेक्नोलॉजी तथा मिल्टन और फ्रीमैन ने 1973 में अपनी पुस्तक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी 1973 में दो पुस्तकें, द केयरलेस टेक्नोलॉजी जिसके लेखक फ्रेवर और मिल्टन 1973 में, तथा दूसरी पुस्तक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेखक मिल्टन और फ्रीमैन 1973 के प्रकाशन में पारिस्थितिक संतुलन एवं विकास की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। यानी 1973 की इन दोनों पुस्तकों में पारिस्थितिक संतुलन और विकास की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। 1972 में स्टॉकहोम में हुए 1972 में स्टॉकहोम में हुए विश्व पर्यावरण सम्मेलन, 1972 में स्टॉकहोम में हुए विश्व पर्यावरण सम्मेलन में सतत विकास की संकल्पना को नई दिशा प्रदान की। सतत विकास की संकल्पना को नई दिशा प्रदान किया। इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख राजनेता, इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख राजनेता उपस्थित थे, जिन्होंने न केवल बिगड़ते पर्यावरण पर चिंता व्यक्त की। 1972 में स्टॉकहोम में हुए विश्व पर्यावरण सम्मेलन में सतत विकास की संकल्पना और विकास की दिशा में नई दिशा प्रदान की गई, और इस सम्मेलन में विश्व के लगभग सभी देशों के राजनेता उपस्थित थे, जिन्होंने न केवल बिगड़ते हुए पर्यावरण पर चिंता व्यक्त की, अपितु पर्यावरण संरक्षण हेतु सार्थक प्रयत्नों, नीतियों को भी प्रारंभ किया। यद्यपि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग, सतत विकास नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कोकोयोक घोषणा में 1970 के प्रारंभ में पर्यावरण एवं विकास के संबंध में किया गया था। इन सतत विकास के बारे में शब्दावली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्दावली का प्रयोग कोकोयोक घोषणा में 1970 के प्रारंभ में पर्यावरण एवं विकास के संबंध में किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अंतर्गत द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 1980 का प्रकाशन और उसमें वर्णित संरक्षण नीति का संपूर्ण विश्व ने स्वागत किया था। इसी क्रम में पर्यावरण एवं विकास, इसी क्रम में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED का गठन और 1987 में इसके अध्यक्ष ग्रो हार्लेम ब्रुंडलैंड ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर प्रकाशित की, जिसने सतत विकास की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया। इसके अंतर्गत सतत विकास को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। ऐसी विकास की नीति जो हमारे वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा, ऐसी विकास की नीति जो हमारे वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही बिना समझौता किए अगली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमताओं को सुरक्षित रखे। इस परिभाषा मात्र न होकर सतत अथवा संद्रित विकास का मूल मंत्र है, क्योंकि जो संसाधन होते हैं उसमें कई ऐसे प्रकार के संसाधन हैं जिनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हुए हैं। कोई क्षणिक परिणाम नहीं है सभी संसाधन कि उनका तुरंत हम निर्माण कर सके। कोयला, पेट्रोलियम, ये सब ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये संसाधन बने, और इन संसाधनों का अगर हम अनुचित दोहन करते हैं, अनुचित शोषण करते हैं, तो उसका असर पर्यावरण पर पड़ेगा, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को भी उसकी कमी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो संसाधन हैं उनकी मात्रा कहाँ कितने मात्रा में पाए जाते हैं ये निश्चित है, उनके बारे में कितने मात्रा में वो संसाधन धरातल पर पाए जाते हैं ये निश्चित है। लेकिन मानव को इन बातों का ध्यान रखना होगा कि इन्हीं संसाधनों से हमारी भविष्य की भी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी है। इसी अवधारणा के आधार पर विकास की नीति का निर्धारण आवश्यक है, क्योंकि
पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा केवल, क्योंकि पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा केवल वर्तमान की संपत्ति नहीं है, बल्कि विश्व एवं मानव जाति का भविष्य है। वर्तमान की ही वो संपत्ति नहीं है, बल्कि विश्व एवं मानव जाति का भविष्य है वो, जिसे सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। बेरो महोदय ने सतत विकास के संबंध में लिखा है कि बेरो महोदय ने सतत विकास के संबंध में लिखा है कि इसके माध्यम से, यानी सतत विकास के माध्यम से मानव जीवन की गुणवत्ता का विकास, सतत विकास के माध्यम से मानव जीवन की गुणवत्ता का विकास पारिस्थितिक तंत्र की धारक क्षमताओं के आधार पर किया जा सकता है। इसके पश्चात सतत विकास की अवधारणा, इसके पश्चात सतत विकास की अवधारणा को राजनीतिक, नीति निर्माता, प्रशासक और गैर राजनीतिक संगठनों आदि से समुचित प्रश्रय मिल रहा है और इसके विविध आयामों का विश्लेषण भी पर्यावरणविदों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। लेले 1991, डेटक्लिफ्ट 1994, बेंटोन 1994 में, एडम्स 2001 में आदि अनेक विद्वानों, पर्यावरणविदों ने सतत विकास के सैद्धांतिक स्वरूप के, सतत विकास के सैद्धांतिक स्वरूप को विभिन्न आयामों का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलनों में, संयुक्त राज्य संघ द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलनों में सतत विकास का मुद्दा सदैव प्रमुखता से रहा है। इसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरो सम्मेलन रहा है, जिसमें सतत विकास के विश्वव्यापी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जो इस प्रकार से है। रियो डी जेनेरो 1992 और सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो नगर में 1992 में आयोजित किया गया था, जिसे रियो सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन अथवा पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट का नाम दिया गया। इसमें 128 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत
इस रियो डी जेनेरो के रियो सम्मेलन में 128 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत कुल 178 सरकारों ने हिस्सा लिया। इसमें 178 सरकारों ने हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, पर्यावरणविद तथा पर्यावरण से जुड़े विद्वानों ने, पर्यावरण से जुड़े हुए विद्वानों ने विगत दशकों के प्रयासों के मूल्यांकन के साथ, विगत दशकों के मूल्यांकन के साथ भावी पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास हेतु दिशा निर्देश भी तैयार किए, जिसे रियो घोषणा, जिसको रियो घोषणा तथा इसके बृहद रूप को एजेंडा 21 तथा इसके बृहद रूप को एजेंडा 21 के नाम से पुकारा गया। रियो डी जेनेरो में के रियो सम्मेलन में, पृथ्वी सम्मेलन में इस बृहद स्वरूप को एजेंडा 21 के नाम से पुकारा गया। इसमें मुख्य रूप से विकसित औद्योगिक देशों, इसमें प्रमुखतः विकसित औद्योगिक देशों एवं विकासशील देशों के मध्य पर्यावरण संरक्षण के उपायों में अंतर को न केवल उजागर किया गया, बल्कि उसको कम करने तथा सतत विकास में निरंतर भागीदारी की भी योजना प्रस्तुत की गई। जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव, जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव भी इस रियो सम्मेलन या पृथ्वी समिट का प्रमुख मुद्दा था। रियो घोषणा में 27 सिद्धांतों को वर्णित किया गया था, जिसमें कुछ के प्रति अमेरिका जैसे देश एक मत में नहीं थे। एजेंडा 21 सतत विकास का क्रियात्मक कार्यक्रम है। एजेंडा 21 सतत विकास का एक क्रियात्मक कार्यक्रम है। इसे इस क्रियात्मक कार्यक्रम को 4 बृहद खंडों में विभक्त किया गया है। खंड 1 में सामाजिक और आर्थिक आयाम, खंड 1 में सामाजिक और आर्थिक आयाम, खंड 2 में विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन, खंड 2 में विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन, खंड 3 में प्रमुख समूहों के दायित्व का सक्षम बनाना, खंड 3 में प्रमुख समूहों के दायित्व का सक्षम बनाना
और खंड 4 में कार्यान्वयन के साधन। एजेंडा 21 विश्वव्यापी सतत विकास का कार्यक्रम है। एजेंडा 21 विश्वव्यापी सतत विकास का एक कार्यक्रम है जिसे 21वीं शताब्दी में पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास हेतु सभी देशों को लागू करने का आग्रह किया गया था। एजेंडा 21 में विकास की आर्थिक नीतियों को लागू करते करते यह स्थिति आ गई थी। वास्तव में अगर देखा जाए तो विकास की सतत नीतियों को लागू करते करते यह स्थिति आ गई थी कि गरीबी, भूखमरी, बीमारी एवं अशिक्षा में वृद्धि के साथ पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर ह्रास हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर ह्रास हो रहा है, जिस पर पृथ्वी का जीवन निर्भर है। मानव सतत विकास का केंद्र बिंदु है तथा उस स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है तथा उसे स्वस्थ जीवन मानव सतत विकास का केंद्र बिंदु है तथा उसे स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, जो प्रकृति से सामंजस्य से ही संभव है। यानी बिना प्रकृति के सामंजस्य के हम अगर स्वस्थ जीवन जीने की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये अनर्गल बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। क्योंकि पर्यावरण के घटक अगर प्रभावित होंगे तो उनका कुप्रभाव मानव पर जरूर पड़ेगा और मानव के साथ साथ जीव जंतुओं और अनेक प्रकार की वनस्पतियों पर भी पड़ता है। सतत विकास हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व के देशों में एकजुटता, सतत विकास हेतु विश्व के देशों में एकजुटता आवश्यक है। विकासशील देशों में संसाधनों की कमी इसमें बाधक न हो, इस कारण विकसित देशों को इन्हें संसाधन देनी चाहिए। विकासशील देशों में ये समस्या, संसाधनों की समस्या आ सकती है, तो विकसित राष्ट्र उनको संसाधन मुहैया करावें। ये कार्य विश्वव्यापी सहयोग से संभव है। ये जो कार्य है ये विश्वव्यापी, यानी पूरे विश्व को एक साथ इस मंच पर आना होगा सतत विकास के लिए, तभी संभव है। इसी प्रकार देशों के अंतर्गत राज्यों, इसी प्रकार देशों के अंतर्गत राज्यों को सतत विकास एवं उच्च जीवन गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, राज्यों को उच्च जीवन गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसे कार्य को रोकना होगा जो सतत विकास में बाधक हो। राज्यों को जो पर्यावरण के से संबंधित नीतियां हैं, उन नीतियों को कठोरता पूर्वक लागू होना चाहिए। साथ ही साथ उनकी नीति जो होनी चाहिए वो जन अनुकूल होनी चाहिए। जनता को बताया जाना चाहिए कि आप इन संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं तो इसका कुप्रभाव भी आपको झेलना होगा और उसका बचाव के उपाय जो हैं वो आप ही लोगों के पास हैं। इन चीजों को समझाना होगा।
इसके लिए जनसांख्यिकी नीतियों को भी अपनाना आवश्यक है। पर्यावरण की रक्षा हेतु वायुमंडलीय सुरक्षा, मरुस्थलीकरण पर रोक, जैव विविधता की रक्षा, सागर एवं महासागरों का संरक्षण, पेयजल की शुद्धता, हानिकारक रसायनों पर रोक, सागर और महासागर का संरक्षण, पेयजल की शुद्धता, हानिकारक रसायनों पर रोक, अपशिष्ट पदार्थों का उचित निस्तारण आदि अनेक कार्यक्रमों के साथ साथ क्षेत्रीय एवं स्थानीय ज्ञान का पर्यावरण संरक्षण में उचित उपयोग किए जाने पर भी जोर देना चाहिए और जोर दिया भी गया है। सरकार, नागरिक और कार्यकर्ता, सरकार, नागरिक और कार्यकर्ता अपने उत्तरदायित्वों का इस प्रकार निर्वहन करें। सरकार, नागरिक और कार्यकर्ता अपने उत्तरदायित्व का इस प्रकार निर्वहन करें कि सतत विकास हो सके, कि सतत विकास हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण संरक्षण, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास में महती भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में वर्तमान समय में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रियो सम्मेलन के पश्चात दिसंबर 1997 को जापान के क्वेटा शहर में विश्व के 36 विकसित देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना स्वीकार किया। रियो सम्मेलन के पश्चात 1997 में जापान के क्वेटा शहर में विश्व के 36 विकसित देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना स्वीकार किया। यही नहीं, 2012 तक कार्बन डाइऑक्साइड, यही नहीं 2012 तक कार्बन डाइऑक्साइड तथा 5 अन्य गैसों में 5.2% कटौती करने पर सहमत दी। इसके बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002, इसके बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक पृथ्वी सम्मेलन 2, पृथ्वी सम्मेलन 2 जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। पृथ्वी सम्मेलन 2 जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। इसमें पूर्व घोषणा पत्र में वर्णित नीतियों, इसमें पूर्व रियो डी जेनेरो के घोषणा पत्र में वर्णित नीतियों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, वनों का विनाश, जल संकट, ऊर्जा संकट, गरीबी हटाने तथा अनेक मुद्दों पर विचार विनिमय कर साझा गया। साथ ही साथ सामूहिक रूप से कार्यक्रम भी तय किए गए। आज विश्व के सभी देश
वर्तमान समय में विश्व के सभी देश सतत अथवा संद्रित विकास को न केवल सैद्धांतिक, सतत विकास को न केवल सैद्धांतिक अपितु व्यवहारिक रूप में अपनाना चाहते हैं। इसके लिए इको डेवलपमेंट, पारिस्थितिक विकास, इको डेवलपमेंट को अपनाना आवश्यक है। इसके लिए पारिस्थितिक विकास, इको डेवलपमेंट को अपनाना आवश्यक है, जिसमें सभी प्रकार के विकास कार्य इस प्रकार किए जाएं, जिसमें सभी प्रकार के विकास कार्य इस प्रकार किए जाएं कि प्रादेशिक संतुलन कायम रहे। सतत विकास के मौलिक तत्व क्या है? सतत विकास के मौलिक तत्व, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के मौलिक तत्व, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का आधार पारिस्थितिकी के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भी है। सतत विकास का आधार पारिस्थितिकी के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सतत विकास। इसके लिए किस संदर्भ में तथा किस उद्देश्य से है, हरे 1980 में इसके नियंत्रक तत्व निम्न प्रकार से बताए थे। नंबर 1, अंतर पीढ़ी की समानता। अंतर पीढ़ी की समानता अर्थात संसाधनों का वर्तमान में इस प्रकार उपयोग हो, संसाधनों का वर्तमान में इस प्रकार उपयोग हो कि भावी पीढ़ी हेतु भी वो संसाधन सुरक्षित रहे। संसाधनों का वर्तमान में इस प्रकार उपयोग हो कि भावी पीढ़ी हेतु भी वो सुरक्षित रहे। दूसरा, जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता। जैविक और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण एवं पारिस्थितिक एकता। तीसरा, संसाधन उपयोग की दूरगामी नीति। तीसरा, संसाधन उपयोग की दूरगामी नीति। चौथा, संसाधनों का उपयोग सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर करना। संसाधनों का उपयोग सामाजिक न्याय के आधार पर करना। अगला पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पर्यावरण की धारक क्षमता के अनुसार करना। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पर्यावरण की धारक क्षमता के अनुसार
करना। नंबर 7, मानव कल्याण का गुणात्मक विकास न कि संख्यात्मक। मानव कल्याण का गुणात्मक विकास न कि संख्यात्मक। नंबर 8, पर्यावरणीय नीतियों एवं प्राकृतिक संसाधनों का। नंबर 7, पर्यावरणीय नीतियों और प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य निर्धारण जिससे पर्यावरण एवं सामाजिक विकास हेतु धन प्राप्त हो सके। पर्यावरणीय नीतियों और प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य निर्धारण जिससे पर्यावरण एवं सामाजिक विकास हेतु धन की उपलब्धता हो सके। नंबर 9, पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक सोच। पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक सोच विकसित करना, न कि स्थानीय या प्रादेशिक। पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक सोच को विकसित करना है, न कि प्रादेशिक या क्षेत्रीय करना है। नंबर 10, सभी समुदायों द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग। सभी समुदायों के द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग किया जाना। नंबर 11, सक्षम सामुदायिक भागीदारी। सक्षम सामुदायिक भागीदारी निर्धारित करना जो मात्र नीतिगत न होकर वास्तविक हो। ये जो है सतत विकास के मौलिक तत्व हैं। इन तत्वों के आधार पर, इन तत्वों के द्वारा हम सतत विकास को प्रभावी बना सकते हैं। वास्तव में सतत विकास की आवश्यकता का प्रमुख कारण संसाधनों का अतिशय दोहन एवं तकनीकी ज्ञान का दुरुपयोग है। यानी मूल रूप से सतत विकास की जो आवश्यकता का प्रमुख कारण है वह संसाधनों का अत्यधिक दोहन और तकनीकी ज्ञान का दुरुपयोग होने। जिन तथ्यों पर सतत विकास हेतु अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिन कारकों पर सतत विकास हेतु ध्यान देने के लिए अधिक आवश्यकता है, वे हैं जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का निस्तारण, प्रदूषित करने वाले अपशिष्टों का निस्तारण, खाद्य एवं पारिस्थितिक सुरक्षा। स्वामीनाथन महोदय ने 1991 में कृषि को पारिस्थितिकी के अनुरूप विकसित करने के जो तथ्य प्रतिपादित किए थे वे नंबर 1 भूमि, नंबर 2 जल, नंबर 3 ऊर्जा, नंबर 4 उर्वरक, नंबर 5 आनुवांशिक विविधता, नंबर 6 कीट नियंत्रण, नंबर 7 फसल काटने के पश्चात की प्रक्रिया, नंबर 8
क्रमबद्ध विधि, और नंबर 9 स्थानगत आधारित शोध। ये जो है स्वामीनाथन महोदय ने 1991 में इन तथ्यों को बताया था। कृषि की पारिस्थितिकी। दोस्तों, उचित प्रबंधन के अभाव में विकास पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। अगर उचित प्रबंधन न हो तो जो विकास होता है वो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। इसके लिए व्यापारीकरण एवं स्वार्थपरक नीतियों के स्थान पर सामाजिक विकास की संकल्पना को ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ जनसंख्या पर नियंत्रण, अनियोजित नगरीकरण, ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग आदि आवश्यक है। एक विश्वव्यापी सामंजस्य हो जिसमें उत्तर दक्षिण अर्थात विकसित और कम विकसित या अविकसित देश आपसी सहयोग करें, तभी सतत विकास की संकल्पना साकार हो सकती है। दोस्तों, सतत विकास में विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय तथ्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव अपने तीव्र विकास को गति देने के लिए, तीव्र गति देने के लिए संसाधनों का अनुचित दोहन लगातार करता जाता है। उसका सीधा असर पर्यावरण के तथ्यों, पर्यावरण के कारकों पर उसका व्यापक असर पड़ता है। लेकिन मानव अधिकतम उत्पादकता या अधिकतम लाभ कमाने की अपेक्षा के द्वारा वो अत्यधिक संसाधनों का शोषण करता जा रहा है, और संसाधनों का अत्यधिक शोषण पर्यावरण के घटकों को लगातार प्रभावित करते जा रहे हैं। और जब पर्यावरण के घटक प्रभावित होंगे तो उनका असर मानव, विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर पड़ता है। इसके लिए सरकार के द्वारा बनाए गए नीतियों, इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नीतियों को जनता तक पहुंचाना होगा। साथ ही साथ जनता को उन समस्याओं के बारे में अवगत भी कराना होगा कि
लगातार संसाधनों का अनुचित दोहन, औद्योगिकरण, बाजारीकरण, नगरीकरण, वनोन्मूलन, इन सब कारकों की वजह से जो पर्यावरणीय समस्याएं आज आ रही हैं उनका निराकरण भी कराना होगा। केंद्र सरकार की नीतियों को राज्य सरकार द्वारा कठोरता के साथ उन नीतियों का लागू करना होगा। साथ ही साथ समय समय पर उन नीतियों की समीक्षा भी होनी चाहिए। साथ ही साथ उन नीतियों की समय समय पर समीक्षा भी होनी चाहिए कि क्या ये नीतियां पूर्ण रूप से प्रभावी होकर कार्य कर रही हैं अथवा उनके प्रभावी होने में किसी प्रकार से बाधा आ रही हो। उनका निरीक्षण किया जाए, उनके बारे में, समस्याओं के बारे में पता लगाया जाए और आम जनमानस तक उनको पहुंचाया जाए, जिससे सतत विकास को और प्रभावी बनाया जा सकता है। क्योंकि जब तक किसी देश के नागरिक सहयोग नहीं करेंगे, इन चीजों का समर्थन नहीं करेंगे, तब तक यह पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाएगा। इसलिए सतत विकास को लागू करने के साथ साथ हमें इन बातों को भी ध्यान रखना होगा कि जो विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों में, चाहे वो रियो डी जेनेरो हो, चाहे जोहान्सबर्ग में हो, इन जो भी नीतिगत निर्णय लिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन कराया जाए और समय समय पर उन नीतियों की समीक्षा भी होनी चाहिए, जिससे उन नीतियों में आने वाली समस्याओं को हम दूर कर सकें और भविष्य में इन समस्याओं से लड़ने के लिए और अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई जा सकें। दोस्तों, उम्मीद है कि जो आज का ये हमारा वीडियो सतत विकास या संतुलित विकास बनाया गया है, ये आप सभी के लिए लाभप्रद होगा और इससे सतत विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।